जैसे पहला एक फॉर्मूला देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो आप कहोगे सर इसमें तो कोई बात ही नहीं है, मैं जानता हूं। बहुत बढ़िया। क्यू यदि है, इससे आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई का वैल्यू आप लिखते हैं डायरेक्शन के साथ के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन का सेंस है। लेकिन दूसरा फॉर्मूला देख रहे हैं, V पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब यदि V ड्यू टू पॉइंट चार्ज कहते हैं तो ये Q है, इससे R डिस्टेंस पे आ गए तो यहाँ डायरेक्शन नहीं होगा, सिंपली V लिखेंगे के क्यू बाई आर। यदि कहते हैं चार्ज्ड यूनिफॉर्म शेल, तो इसके लिए ई लिखेंगे आउटसाइड आर इज ग्रेटर देन आर वाला के क्यू बाई आर स्क्वायर, और भी लिखेंगे आउटसाइड आर इज ग्रेटर देन आर के लिए के क्यू बाई आर। ये लिखेंगे इनसाइड जीरो, और भी लिखेंगे इनसाइड। ये देखिएगा ई जो है जीरो है, भी इनसाइड जो होगा वो होगा के क्यू बाई आर, और ये होगा इनसाइड में कांस्टेंट। और आप याद रखना एक पॉइंट कि कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ई जीरो भी जीरो नहीं होता। ई इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो तो भी जीरो होना जरूरी नहीं है, लेकिन एक रिलेशन था, ई इक्वल्स टू क्या लिखते थे, माइनस डी वी बाई डी आर। तो यहां से क्या आपको समझ आया, इफ ई जीरो, इफ ई जीरो, तो आप बड़े आराम से क्या कह सकते हैं, देन V is constant with respect to R। क्योंकि डिफरेंशिएशन जीरो कब होता है, जब भी कांस्टेंट हो R के रेस्पेक्ट में, तभी तो डिफरेंशिएशन जीरो होगा। तो आप ये इन में एवरीवेयर ये है, इनसाइड एवरीवेयर ये है। अब यदि हम लोगों ने चार्ज यूनिफॉर्म सेल देखा तो यहां ध्यान रखिएगा कि और सेल और सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। हुआ क्या कि सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर पे चार्ज दोगे तो वो भी कहां पहुंच जाता है, सरफेस पे। सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर पे चार्ज देते हो तो वो कहां पहुंच जाता है, स्फीयर पे। यदि तीसरा देखते
तो इसीलिए स्फीयर के सरफेस पे, क्यों? क्योंकि सारे चार्ज एक दूसरे को धकेलेंगे, रिपेल करेंगे, वो जो एक्स्ट्रा चार्ज दिया, और गुड कंडक्टिंग स्फीयर है एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे, तो वो चले जाते हैं सरफेस पे। उसके बारे में और लॉजिक आगे भी दी जाएगी, जब डायपोल पढ़ लेंगे उसके बाद, जब कंडक्टर की प्रॉपर्टीज बताऊंगा। वो लेक्चर मस्ट है, ध्यान से सुनिएगा सब। अब यदि हम लोग बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्मली में फिर फॉर्मूला जनरली बनता नहीं है, डिराइव ही करना पड़ जाता है। नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर। ये यदि हम कहते हैं कि ये नॉन कंडक्टिंग है, तो सोचो किसी लकड़ी के टुकड़े को तुम चार्ज दे दो, हर एक पॉइंट पे भीतर बाहर रख दो, तो जहां रख दोगे वही रहेगा, कंडक्टिंग कैपेबिलिटी है नहीं। तो नॉन यूनिफॉर्मली जब हम सोचते हैं, जैसे ये था, इस केस में हम पहला पिछला केस, उसमें हम क्या देख रहे थे कि स्फीयर होगा और चार्ज केवल सरफेस पे होगा। क्यों? भीतर भी डालोगे तो सरफेस से चला आएगा, ये यूनिफॉर्मली चार्ज सेल ही रहेगा सॉलिड स्फीयर में। लेकिन यदि नॉन कंडक्टिंग का लफड़ा देखो, तो नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर से क्या सेंस आ रहा है कि इसके भीतर हर एक पॉइंट पे तुमने वैसे चार्ज रखा, इमेजिन करो जैसे तरबूज में बीज रख दिए, तो जहां है वहीं रखा हुआ है, वैसे चार्ज भीतर जहां जहां रख दिए, और वो यूनिफॉर्मली रखे, वहां वहां रखा हुआ है। और इसको दो तरह से देखा जाएगा, या तो टोटल चार्ज क्यू कह लो, या चार्ज डेंसिटी रो कह लो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे इनसाइड, ये क्या हो जाएगा, ध्यान देना, रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट आर। पहले पिछला वाला चूंकि आउट लिखा, तो अभी भी आउट ही लिख दो पिछला वाला की तरह, आउटसाइड के क्यू बाई आर स्क्वायर, वी आउटसाइड के क्यू बाई आर, ई इनसाइड के क्यू बाई आर क्यूब इंटू आर। और वी इनसाइड, ये ट्रिकी है, के क्यू बाई 2r क्यूब (3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। और इनसाइड का मतलब r इज लेस देन r, इनसाइड का मतलब r इज लेस देन r, आउटसाइड का मतलब स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। कैपिटल R मान लेते हैं इसका रेडियस है, ऊपर वाले में भी कैपिटल R उसका रेडियस था शेल का, या सॉलिड स्फीयर, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर का। आपको ये डायग्राम बनाकर ठीक से याद करना है। सर मैं IIT का स्टूडेंट हूं, याद नहीं करूंगा, तो बेवकूफी करो। जब क्वेश्चन आएगा तो सीधे सीधे या तो फॉर्मूला लगाओगे या छोड़ने वाले, और वेक्टर देख के डर लगे तो वेक्टर का सिंबल हटा देता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड से,
उस लफड़े में पड़ो मत। वेक्टर है ये याद रखना, उसका डायरेक्शन है ये याद रखना। ये जो तीसरा फॉर्मूला आपके सामने आया है, क्या इस पे मैं पेज चेंज करूं, कुछ एग्जांपल पहले करके फिर चौथा फॉर्मूला लिखूंगा। अंश क्या नोट कर लिया आपने? नो सर, 1 मिनट। ठीक, आराम से नोट करिए। सर डन। तो यहां लिखी लो, एक चार्ज्ड रिंग है, चार्ज्ड रिंग है, इससे चले आए x डिस्टेंस पे और रेडियस है r, चार्ज को q कह दिया। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आपने लिखा था, क्या लिखा था? k q x अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3/2। और यहाँ जो पोटेंशियल लिखेंगे वो लिखेंगे k q बाय, क्योंकि सारे जो चार्ज हैं इस पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे, अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर डिस्टेंस पे। आपको पोटेंशियल भी दिख गया और इलेक्ट्रिक फील्ड भी दिख गई। ये फाइनाइट चार्ज वायर है, ध्यान से देखिए कि इस फाइनाइट चार्ज वायर में क्या है कि दो एक्सट्रीम से आप ज्वाइन करोगे, एक तरफ कहीं हो सकता है बड़ा एंगल दिख रहा हो और कहीं छोटा एंगल दिख रहा हो। यहां सॉल्व करते वक्त ये ध्यान रखते हैं, ये बीटा और ये अल्फा, जिधर ज्यादा जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उस लाइन के ऊपर जिधर ज्यादा चार्ज है उससे दूर भागना चाहेगा, जो 1 कूलम रखोगे इस पी पॉइंट पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट बन रहे होते हैं, एक वायर के परपेंडिकुलर, सिंबल ये है परपेंडिकुलर का, के लैम्डा बाय आर साइन बीटा माइनस साइन साइन अल्फा, नीचे है ना, इंटीग्रेट करते हैं तो ये ऐसे आता है। और ये ई पैरेलल वाला क्या लिखते हैं, के लैम्डा बाय आर cos अल्फा
माइनस कॉस बीटा। ऐसे याद रखो, डायरेक्शन तो आपको खुद पता है, तो पता रहा, अब मैग्नीट्यूड चाहिए, तो इंटीग्रेट करते वक्त जो छोटा एंगल है वो कॉस वाले में, उसका वैल्यू कॉस का बड़ा आएगा, पहले रखो कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा, ये पैरेलल वाले। और जब इंटीग्रेशन का दूसरा आप देखते हो तो ये जो माइनस होता है साइन माइनस अल्फा, इसी माइनस साइन अल्फा होने के कारण यहाँ प्लस हो जाता है। ये हमारे पास बेसिक फॉर्मूला है, डिराइव होके आ गया। कैसे डिराइव किया? तो यहां से y डिस्टेंस ऊपर गए, dy टुकड़ा ले लिया, उस पे dq चार्ज ले लिया, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लिखे, उसके दो टुकड़े किए, इंटीग्रेट किए, रिजल्ट आया। इसके कारण पहले dE लिखा और फिर डी लिखने के बाद उसके दो कंपोनेंट बनाकर इंटीग्रेट कर दिए, तो आ गया ई का वैल्यू। नेट ई कहोगे तो ये परपेंडिकुलर और पैरेलल वाले का रिजल्ट है। और इंटरेस्टिंग पॉइंट, रचित सुन लेना ध्यान से तुम भी, इंटरेस्टिंग पॉइंट है क्या कि आपको यहां यदि मैं पोटेंशियल लिखने के लिए कहूं तो क्या लगता है रिंकेत, पोटेंशियल क्या मैं लिखूं वो उचित होगा, या यहाँ पोटेंशियल लिखने में कुछ परेशानी है जो आपको लग रहा है? तो पोटेंशियल के लिए फिर से यही मुझे डिराइव करना पड़ेगा, और फाइनली कुछ ना कुछ तो निकल के चला ही आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मैं कह दूंगा कोई फॉर्मूला इंपॉर्टेंट नहीं है, यूज कैलकुलस। लेकिन जो मैं यहां आपको रोक कर समझाने के मूड में था वो ये पॉइंट कि इसके दो केस हैं। केस वन, सेमी इनफाइनाइट वायर, सेमी इनफाइनाइट मतलब ये इनफाइनाइट तक जाने वाला है, एक सिरे को देखो, और दूसरा, और यहां आर डिस्टेंस पे जब आप आते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे देखते हो, ई पैरेलल के लैम्डा बाई आर, और सॉरी यहां तो परपेंडिकुलर वाला देखते हैं, और ये ई पैरेलल के लैम्डा बाई आर, और दूसरा यहां आएगा केस टू इनफाइनाइट। इनफाइनाइट होने के बाद ये ऊपर भी जाएगा इनफाइनाइट तक और नीचे भी। इसके आर डिस्टेंस पर यदि मैं 1 कूलम रखूं तो ये ऊपर नीचे नहीं, सामने भागेगा केवल, तो ई हो जाएगा 2k लैम्डा बाय आर। क्यों? क्योंकि अल्फा भी 90, बीटा भी 90, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा 2 हो गया। और पिछला वाला जो है सेमी इनफाइनाइट वाला, वो क्यों हो गया के लैम्डा बाय आर? तो अल्फा तो होगा 0 और बीटा होगा 90, तो कॉस 0 1 हो गया और उधर साइन 90 1 हो गया, इसलिए वो 1 लैम्डा बाय 1 के लैम्डा बाय। तो आपसे ये क्वेश्चन है कि यहां भी लिख सकता हूं या नहीं, पोटेंशियल लिख सकता हूं या नहीं? तो मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, ये किताब पढ़ के नहीं समझ में आएगा, समझ में तो वैसे भी कोई कुछ नहीं आ रहा। तो इन फॉर्मूलों को तो पहले याद रखना है। चित्र बनाओ, 10 बार लिखो, याद करो, चित्र बनाओ 20 बार लिखो, याद करो, 100 बार लिखो, याद करो, क्योंकि क्वेश्चन आएगा तो सीधे फॉर्मूला लिखोगे, अकल कहाँ? नहीं सर मैं तो इंटेलिजेंट हूं इसलिए डिराइव करूंगा, तो बेवकूफी कहलाएगा ये।
पोटेंशियल यहां इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि ये वायर इनफाइनाइट पे गया है, इसका मतलब इनफाइनाइट पे भी चार्ज है, और इसका मतलब इनफाइनाइट पे भी चार्ज है, तो इनफाइनाइट वाले पोजीशन पर हम पोटेंशियल को जीरो नहीं लिख सकते। वो इनफाइनाइट पे पोटेंशियल जीरो तब होता है जब चार्ज यहाँ आपकी आंखों के सामने में है और इनफाइनाइट पे उसका कोई प्रभाव नहीं है, तो वहां यदि कोई पोजीशन है तो वहां हम कहते हैं कि पोटेंशियल जीरो मान। लेकिन ये वायर खुद गया है इनफाइनाइट पे, इसका मतलब है इनफाइनाइट अब ऐसा नहीं रहा जहां कोई चार्ज ना हो, तो इनफाइनाइट का पोटेंशियल अब जीरो नहीं माना जा सकता। तो वी के क्यू बाई आर वाला फॉर्मूला यहाँ यूज करना मुश्किल हो जाएगा। वी, ये नौबत बहुत कम आती है सोचने की। वी कैन नॉट, वी कैन नॉट assume V0 at infinite because their wire hence charge is present। ये पॉइंट ट्रिकी है, और यहां एक पॉइंट जो आप यूज कर सकते हैं वो ये कि यदि मैं दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस लिखूं इसके लिए, तो आप ये तो लिख ही सकते हैं dv इक्वल्स टू माइनस ई डी आर माइनस के लेमडा बाई आर डी आर। तो ये v1 माइनस v2 हो जाएगा के लेमडा एल एन आर टू बाई आर वन। ये पोटेंशियल डिफरेंस का ये फॉर्मूला यूज हो सकता है, ये फॉर्मूला यूज हो सकता है, ध्यान रखिएगा। मतलब दो पॉइंट के पोटेंशियल डिफरेंस तो डिफाइंड है, लेकिन किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल आप नहीं लिख सकते। दो पॉइंट का पोटेंशियल तो डिफाइंड है अलग अलग उनका डिफरेंस, लेकिन किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल की बात करोगे तो वो यहां नहीं लिखा जाएगा, वो कहना मूर्खता कहलाएगी। हाँ, एक पॉइंट का मैं एज्यूम कर लूं बीच में कोई 200 वोल्ट अपनी मर्जी से, तो फिर दूसरे पॉइंट का कुछ लिख सकता हूं। यहां इनफाइनाइट पे जीरो जो कन्वेंशन शुरू से चला आ रहा है वो एप्लीकेबल नहीं है, वो नहीं यूज किया जाता, परंपरा में नहीं है। एक ये लिख लिया था क्या रिंकित? अंश लिख लिया क्या? सर एक मिनट। यस सर, डन। यहां पर ये एक देखता हूं, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क,
यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क की बात करते हैं और मान लो ये x डिस्टेंस पर यहां मैं पोटेंशियल लिखने की सोच रहा हूं, कैसे लिखूंगा? ये r रेडियस का डिस्क है, मैं स्मॉल r रेडियस पे चला गया, और वहां पर एक एलिमेंट्री रिंग चुन लिया। उस रिंग पे जो भी चार्ज होगा के बारे में मैं विचार करता हूं। मैंने इस यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा को ऐसे देखा, क्यू अपॉन पाई आर स्क्वायर। ये जो आपने एलिमेंट्री रिंग लिया है, उस रिंग को देखो, आर रेडियस का है, कैंची लेकर इसे काट दो और स्ट्रेट कर दो। इसका लेंथ हो गया 2 पाई आर, विड्थ हो गया डी आर। इस पे जो चार्ज बैठे हुए हैं उनके चार्ज का वैल्यू लिखो, डी क्यू। ये कितना हो गया? सिग्मा इंटू 2 पाई आर डी आर। और इसके कारण जो पोटेंशियल देखोगे तो ये डिस्टेंस कितना हो रहा है? ये डिस्टेंस हो रहा है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पोटेंशियल कैसे लिखा जाएगा? तो पोटेंशियल लिखा जाएगा कि डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट में। क्यों? क्योंकि ये जो सारा डी क्यू होगा ना, हर एक जगह से इतने ही डिस्टेंस पे है, ये सारा मिलकर के डी क्यू है। इस रिंग का जो चार्ज है ना, ये जो चार्ज ऑन एलिमेंट्री रिंग, चार्ज ऑन द रिंग। यदि इसको आप समझ पा रहे हो तो देखिए, भी कितना लिख लिया आपने कि डी क्यू बाई के डी क्यू, क्या हुआ, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। के डी क्यू के बदले लिख रहा हूं सिग्मा, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू है, 2 पाई आर डी आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आपने आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को मान लो कह दिया, कोई नया सिंबल ले लिया, जेड स्क्वायर से, तो 2 आर डी आर किसके बराबर हो जाएगा? 2 जेड डी जेड, सिंस एक्स कांस्टेंट। सर एक्स तो बदलने वाला हुआ करता था। भाई यहाँ पे एक्स क्यों बदलेगा? डिस्क से एक्सिस पे एक्स डिस्टेंस की मैं बात कर रहा हूँ जो फिक्स है। इसको ले जाके वी में रखने की सोच रहा हूं मैं। तो v का वैल्यू क्या होगा, हो जाने वाला है, उसे चेक कर लो। v का वैल्यू मैं लिख रहा हूं के पाई सिग्मा, ध्यान से देखना, 2 आर डी आर के बदले मैंने लिख दिया 2 जेड डी जेड, और नीचे भी कितना आ गया? जेड।
अरे इंटीग्रेशन के तो अब तुम लोग एक्सपर्ट होगे भाई, पढ़ चुके होगे। इंटीग्रेट तो कर ही रहे हो। अब देखो, जेड का मिनिमम वैल्यू कितना होगा, एट आर इक्वल्स टू 0 होने पर। आर 0 रख दो ना, ये आ जाएगा एक्स। और जेड का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, एट स्मॉल आर इक्वल्स टू आर होने पे, ये लिख दो, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट में। तो इंटीग्रेट कहां से कहां तक करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे जेड मिनिमम से जेड मैक्सिमम तक, क्योंकि यहां पर इंटीग्रेशन कहां से कहां तक था, आर 0 से कैपिटल आर तक। ये हो जाएगा के पाई सिग्मा, टू भी पीछे ले आओ, और जेड का मतलब जेड मैक्सिमम माइनस जेड मिनिमम। जेड मैक्सिमम कितना, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और मिनिमम कितना, एक्स। यहां तक पहुंच जाओ। ये जो यहाँ कैलकुलेशन हुआ है उसमें कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताना, क्योंकि जेड किसके बराबर है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो आर का वैल्यू 0 कर दोगे तो एक्स आ गया, स्मॉल आर का वैल्यू कैपिटल आर कर दोगे तो कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और यदि तुमने के को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दिया, तो 2 पाई से वो 2 में बदल जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। आराम से देख लीजिएगा, ये फॉर्मूला बहुत कम यूज में आता है, इसीलिए मुझे भी याद बहुत कम रहता है ये सिक्स्थ वाला, लेकिन यूज में आ जाता है कभी कभी, इसलिए मैंने डिराइव तो सबको कर सकता हूं, लेकिन 13th के बैच में अपने पास ये स्कोप थोड़ा सा लिमिटेड है। लेकिन यदि आपके फॉर्मूले याद हैं तो यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा, और केवल इसका फायदा आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही नहीं मिलेगा, बल्कि इसका फायदा आपको जब आप काम करते हैं ग्रेविटेशन में तो वहां भी मिलेगा। ये फॉर्मूला एज इट इज आप यूज कर लेना। अंश, क्या मैं पेज चेंज करूं? Yes, sir. आप ये देखो,
ये एक आर्क है, जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है और चार्ज का वैल्यू है लैम्डा कूलम पर मीटर। वो जो वायर देखा था इनफाइनाइटली चार्ज, उस पे भी लैम्डा जो था वो चार्ज पर यूनिट लेंथ था। लैम्डा जैसे चार्ज पर यूनिट लेंथ के लिए यूज करते हैं, और सिग्मा चार्ज पर यूनिट एरिया के लिए। जनरली ये ट्रेंड है। यहाँ टोटल एंगल है थीटा नॉट, और इस लाइन के अबाउट ये सिमेट्रिक है, ऐसा मैं आपको बता दे रहा हूं। मतलब यहाँ आप थीटा नॉट बाई 2 कह सकते हैं, और यहाँ भी आप थीटा नॉट बाई 2 कह सकते हैं। ये मैंने बताया जिससे कि आपको थोड़ा सिमेट्री का फील आ जाए। अब बताओ, मुझे यदि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए इस पॉइंट पे, सेंटर पे, तो यहाँ क्या अंदाजा है कि y एक्सिस से हम थोड़ा आगे बढ़ जाएं, वहां से भी थोड़ा आगे बढ़ जाएं, यहां पर जो आर्क लेंथ होगा आर डी थीटा, उस पे लेमडा से मल्टीप्लाई करके मैंने डी क्यू लिख लिया, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लिया डीई के डी क्यू बाई आर स्क्वायर। यहाँ ये थीटा है, तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये हो जाएगा, यही होगा ई नेट। कितना हो जाएगा? तो ये डीई कॉस थीटा के डी क्यू आर डी थीटा बाई आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, और इंटीग्रेट कर देंगे थीटा का वैल्यू माइनस थीटा नॉट बाई 2 से, क्योंकि वाई एक्सिस पे तो 0 है, माइनस थीटा नॉट बाई 2 से थीटा का वैल्यू प्लस थीटा नॉट बाई 2 तक। ये यदि इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेट करने पर हमारे सामने जो आ रहा है, चेक कर लो, के साइन थीटा बाई आर माइनस थीटा नॉट बाई 2 से प्लस थीटा नॉट बाई 2, लैम्डा छूट रहा है, के लैम्डा बाई आर, के लैम्डा बाई आर 2 साइन थीटा नॉट बाई 2, तो 2 के लैम्डा बाई आर साइन थीटा नॉट बाई। तो सर आपने एक्स कंपोनेंट को क्यों नहीं देखा? एक्स कंपोनेंट में साइन थीटा रहेगा, इंटीग्रेट करोगे तो साइन थीटा बदल जाएगा माइनस कॉस थीटा में, और वो माइनस थीटा नॉट बाई 2 से प्लस थीटा नॉट बाई 2 पे 0 हो जाएगा। कॉस थीटा नॉट बाई 2 माइनस कॉस माइनस थीटा नॉट बाई 2, और वो हो जाएगा 0। सर यहां पर 0 क्यों नहीं हुआ? अरे यार, साइन थीटा नॉट बाई 2 माइनस थीटा नॉट बाई 2, साइन माइनस थीटा प्लस साइन थीटा, माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाता है, वो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 2 के लैम्डा बाई आर साइन थीटा नॉट बाई 2 हो गया। यहां हो जाते हैं क्या केस? सेमी रिंग। सोचो ना, यदि ये सेमी रिंग हो जाएगा तो सेमी रिंग के लिए आप सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाहते हो, +1 कूलम डाल दो, ये दूर भागेगा। फॉर्मूला क्या लिखोगे? 2 के लैम्डा बाई आर साइन थीटा नॉट, यहाँ क्या दिख रहा है?
पूरा जो आर्क बना रहा है थीटा नॉट दैट इज पाई, पाई बाई 2, कितना हो जाएगा 1 2k लैम्डा बाई आर। यदि कोई कह दे, यदि केस नहीं कह के आप यदि इसको एग्जाम्पल की तरह देखो तो भी ठीक। यदि कोई कह दे क्वार्टर ऑफ रिंग, ध्यान देना केवल इतने पे चार्ज है, तो यहां तो दिख ही रहा है 90 डिग्री। यदि यहाँ 1 कूलाम रखोगे तो ड्यू टू सिमेट्री ये किधर भगाएगा 1 कूलाम को, बीचों बीच दूर की तरफ। और ये क्या लिखेंगे 2k लैम्डा बाय आर साइन 90 बाई 2, 45 1 बाई रूट 2 k लैम्डा बाय आर रूट 2। सर आपको कैसे पता? अरे यार सिमेट्रिकल है ना। और इस केस में यदि यहाँ आपको पोटेंशियल लिखना है तो डायरेक्शन भूल जाओ, भी सीधे लिख दोगे के क्यू बाय आर। क्यू सर कहां से लाऊंगा? क्यू ले आओगे आर थीटा नॉट इंटू लेमडा से। आर थीटा नॉट आर्क लेंथ हो गया, अब इंटू लेमडा चार्ज हो जाएगा टोटल। क्योंकि सारे जो चार्ज हैं, यदि सर्कुलर आर्क दिख रहा है ना, ये क्या है सर्कुलर आर्क है, और आप सेंटर पे देख रहे हैं तो सेंटर से सारे पॉइंट का डिस्टेंस एक जैसा है। तो के डी क्यू बाई आर, के डी क्यू बाई आर, के डी क्यू बाई आर, के डी क्यू बाई आर सबको इकट्ठा करोगे तो के क्यू बाई आर, के आर थीटा नॉट लेमडा बाई आर। लेकिन ये फॉर्मूला उतना पॉपुलर नहीं है, ये के क्यू बाई आर से ही काम चलाते हैं, के थीटा नॉट लेमडा। के क्यू बाई आर ही याद रखो वो बेहतर है, क्यू अलग से देख लेना। क्यू इक्वल्स टू आर्क लेंथ इनटू लेमडा। यदि आपको लगे कि ठीक, तो मैं अगले पेज पे चलूं। या पेज चेंज करूं? Yes, sir. यदि आपके सामने एक चार्ज रॉड है, लेमडा कूलाम पर मीटर चार्ज, एल लेंथ का रॉड है, और इसके एक सिरे से ए डिस्टेंस पर यहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है। इसके भी फॉर्मूले बनाकर देखा जा सकता है, लेकिन कोई बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है। एक काम करो, एक्स डिस्टेंस पर डीएक्स टुकड़े के बारे में सोचो। इस पे जो डी क्यू चार्ज होगा वो क्या लिखोगे लेमडा डीएक्स। उसके कारण जो यहाँ 1 कूलाम पर फोर्स लगता देखोगे उसे देख लो, इसे कहोगे डी।
और ये जो डी तुमने देखे, ये डी कितना हो गया, के डी क्यू बाई एक्स स्क्वायर। ई का वैल्यू कैसे मिलेगा, डी को इंटीग्रेट करके, के डी क्यू बाई एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करके, के लेमडा डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करके। एक्स का वैल्यू कम से कम ए होगा तो ये रॉड का एक सिरा टच करेगा, और मैक्सिमम ले सकते हो ए प्लस एल, के लेमडा 1 बाई ए माइनस 1 बाई ए प्लस एल। ये आ जाएगा के लेमडा एल अपॉन ए इंटू ए प्लस एल, या ये आ जाएगा ई का वैल्यू के क्यू टोटल बाय ए इंटू ए प्लस एल। यदि तुम्हें यहां भी चाहिए तो उसी तरह डी भी पहले लिख लो और उसको इंटीग्रेट कर दो। डी भी कैसे लिखते, के डी क्यू बाई एक्स इंटीग्रेट करते, के लेमडा डी एक्स बाई एक्स इंटीग्रेट करते, ए से ए प्लस एल, के लेमडा एल एन ए प्लस एल बाई ए। क्या ये टफ है या समझ में आ गया हंस? सर आगे। रिंकित, सुन पा रहे हो आप? यस सर। कोई कंफ्यूजन? नो सर। पीछे के कई डेरिवेशन मैंने नहीं करवाए, क्या उनको भी डेराइव करके बताऊं या फॉर्मूला याद कर लेंगे आप? याद कर लेंगे सर। ठीक। जनरली मुझे ये कहते बहुत अच्छा नहीं लगता कि याद कर लो, लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस, जिनको मैं डिराइव कर रहा हूं ये वो हैं जिनकी इंपॉर्टेंस ज्यादा नहीं है, ये एक्सेप्ट ये आर्क वाला, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना है। बाकी जो डेरिवेशन मैं कर रहा हूं वो याद रखने में इतना इंपॉर्टेंस उसका नहीं था, तो मुझे भी नहीं याद था। ये मुझे याद था, लेकिन फिर भी मैंने चूंकि डिराइव कर ही रहे थे तो इसको भी डिराइव कर दिया। जैसे अगले वाले पे आऊंगा तो ये जस्ट कभी मैं फॉर्मूला यूज करके इसको नहीं बनाता, मतलब यदि बनाना ही है तो मैं कैलकुलस यूज करता हूँ, क्योंकि इसका बहुत कम यूज होता है। आप मतलब 10 किताब उठाओगे तो एक भी जगह ये क्वेश्चन नहीं है, और यदि है तो वो लोग डिराइव ही कर लेते हैं। ये जो डिस्क वाला है इसमें मन कर रहा है, याद तो मुझे है नहीं, कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, मन कर रहा है तो एक बार ट्राई करके देख लेते हैं, क्या पता डिराइव हो ही जाए। ई के लिए क्या लिखते, तो ई के लिए हम लिख देते डी को इंटीग्रेट करके, और डी क्या था, डी की कहानी है कि डी क्यू
x by r square plus x square to the power 3/2। और साथ में एक कहानी और है dq का, वो क्या है, सिग्मा इंटू 2 पाई r इंटू डी आर, और ये x अपॉन ये स्मॉल आर स्क्वायर, नीचे लिखना पड़ेगा मुझे, वेरिएबल है, वो रिंग है स्मॉल आर रेडियस का भी, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। यहां भी आप क्या करने वाले हैं, यही आइडिया यूज करने वाले हैं। अब k को लिख देते हैं 1/4πε0, तो 2 पाई से कट के सिग्मा बाई 2ε0 हो जाएगा। x जो एक था वो ऊपर में रहने दिया, आर डी आर के बदले जेड डी जेड लिख दिया, और नीचे जेड स्क्वायर के पावर 3/2 आ गया, तो जेड क्यूब दिखने लगा। इंटीग्रेट करने के लिए सिग्मा एक्स बाई 2ε0 और डिनोमिनेटर में जो जेड क्यूब था उस जेड क्यूब को देखते हैं, एक जेड से वो जेड स्क्वायर में बदल जाएगा, ये हो जाएगा 1/z, और ये इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, जेड मिनिमम टू जेड मैक्सिमम, सिग्मा एक्स बाई 2ε0 1/, पहले जेड मिनिमम लिख लेते हैं, तो 1/x माइनस 1/√कैपिटल R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ इसको, इस लाइन को एक बार और थोड़ा बड़ा करके लिख, चलो काम चल जाएगा। आगे देखो तो ई का वैल्यू कितना आ गया, एक्स भीतर लेके चले गए, सिग्मा बाई 2ε0 1 माइनस कॉस थीटा, एक्स बाई √x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। वो थीटा कौन सा होगा, तो ये एक्सट्रीम पे आके जो ये थीटा बनेगा, ध्यान से देखना ना, कॉस थीटा क्या लिख दोगे, कॉस थीटा लिख दोगे x अपॉन कैपिटल R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला ई का काफी प्यारा सा आ गया, तो इनको भी याद रखें तो काम आता है कभी कभी। ई का वैल्यू कितना आ गया, सिग्मा बाई 2ε0 1 माइनस कॉस थीटा, सिग्मा बाई 2ε0 1 माइनस कॉस थीटा। यदि कोई यूनिफॉर्म चार्ज डिस्क हो, डिस्क का रेडियस कैपिटल आर हो, उसके एक्सिस पे एक्स डिस्टेंस पे हम देखें, तो डिस्क का जो एक्सट्रीम डायमीटर का जो ऊपर, डिस्क का ऊपर वाला पॉइंट, उस एक्स पॉइंट पे जो एंगल बनाएगा वो थीटा ले ले, सिग्मा बाई 2ε0 ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये फॉर्म कभी फिर भी लगता है याद रखा जा सकता है। और यदि पॉजिटिवली चार्ज डिस्क है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो दूर की तरफ दिखेगा फील्ड। इनफैक्ट ये पोटेंशियल से मुझे अब याद आ रहा है, ये फील्ड वाला जो है वो याद रखना बेहतर है, इन्हीं का कभी कभार यूज दिखा है मुझे। पोटेंशियल भी डिराइव किया, ये भी डिराइव कर लिया, फील्ड वाला कभी कभी मैंने यूज किया है, यूज में आता है। सिग्मा बाई 2ε0 ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, सिग्मा बाई 2ε0 ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा।
क्या रिंकित, एक बार और समझाऊं? Yes, sir. इस डेरिवेशन को एक बार और समझा दूं? No, sir. ये आप फॉर्मूले याद करेंगे तो इसका बेनिफिट ग्रेविटेशन में भी मिलेगा। ये फॉर्मूले आपको याद करना है। अंश पेज चेंज करूं? No, sir. Done, sir. इलेक्ट्रिक फील्ड inside cavity of a uniformly charged non-conducting sphere. Equals to rho by 3 epsilon naught C1 C2. चूंकि कैविटी सर्कुलर होगा, स्फीयर भी सर्कुलर है, उनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस और डायरेक्शन भी फिक्स्ड होता है, कांस्टेंट। को आप इंटरप्रेट करना चाहते हो तो देखो, कि क्या कर दिया सर आपने। ये चार्ज भरा हुआ है और वो कैविटी है जिसमें कोई चार्ज नहीं है। मैंने कलर किया तो लगा कि यार कलर में चार्ज कैसे दिखाऊंगा, तो चार्ज से ही कलर कर देता हूं। तो जहां मटेरियल है, तो यहां मैं कहीं कह दे रहा हूं कि सेंटर है C1 और ये कैविटी का सेंटर C2। भीतर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिलेगा ना, वो भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है C1 से C2 की तरफ, और उनका वैल्यू कितना है, तो ये C1 C2 का डिस्टेंस यदि मैं कह दूं कि ये है L, तो भीतर जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हम देख रहे हैं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं भी वो कैविटी में वो क्या लिखेंगे, रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू L। यहाँ रो है चार्ज डेंसिटी कूलम पर मीटर क्यूब।
ये भी इंपॉर्टेंट वाला है, मतलब इस पे तो 3 स्टार कर दो। तो यही एक एग्जाम्पल आ जाता है, when cavity is concentric with uniformly charged sphere, then E equals to क्या लिख दोगे, रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट C1 C1। C1 C2 के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि एक ही जगह आ गए, ये हो गया 0, सिंस C1 एंड C2 coincides। या दूसरा तरीका है, इसको एग्जाम्पल नहीं कह के कंसेप्ट ही कह लेता हूं। दूसरा तरीका है सोचने का, तो पहले तो चित्र देख लो। जब आप कहते हो कैविटी कॉन्सेंट्रिक है, उसके चारों तरफ चार्ज के कई सेल दिख रहे हैं आपको, और सेल थ्योरम से सेल के भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड 0। तो जितने भी लेयर्स में आपने सेल देखे, उन सेल के भीतर में फील्ड तो 0 होगा, तो सेंटर पे क्या होने वाला है, भीतर में कैविटी में क्या होने वाला है, कहीं भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम देखेंगे वो हो जाएगा 0। यहां पर ई जो भी होगा वो क्या होने वाला है, 0। पेज चेंज करूं, Yes, sir. ये भी इंपॉर्टेंट, तो सीधे रिजल्ट E due to charged infinite plane, ये कितना हो जाता है, इक्वल्स टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे वो E इंटू डी, क्योंकि यूनिफॉर्म है इलेक्ट्रिक फील्ड, कांस्टेंट, do not depends on distance from plane, depends on distance from plane। Constant do not depends on distance from plane।
तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। सर एक बार समझाना। तो यदि ये इनफाइनाइट प्लेट होता ना, तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के जाता वैसे जाते देखते, दूसरी तरफ ऐसे जाते देखते। तो मान लो आप दो पॉइंट चुन लेते इस पे, एक ये और एक ये, इनके बीच का डिस्टेंस होता डी। तो वहां पोटेंशियल डिफरेंस जो लिखते ना डेल्टा भी, वो ई इंटू डी लिख देते, क्योंकि ये तो यूनिफॉर्म है। ये 10th का यदि मैं कह देता हूं ए, और मैं नंबर 10th से बढ़ाना नहीं चाहता, मेरा मन नहीं है फॉर्मूले का, तो निश्चित रूप से बी भी सोचूंगा। E due to charged plate, metallic, having charge on both sides, charge on both sides, और ये प्लेट इनफाइनाइट भी है। E due to charged plate, metallic and infinite, having charged on both sides, equals to सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि दोनों तरफ चार्ज होने पर ये कह देते हैं। और ये भी क्या हो जाता है, ये भी है कांस्टेंट। यदि मेटालिक प्लेट के, इनफाइनाइट प्लेट के भी केवल एक ही तरफ चार्ज हो, ऐसा कभी यदि होता है गलती से, कैपेसिटेंस पढ़ेंगे तो क्लियर होगा। तो उस केस में सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट यूज करते हैं एक प्लेट के कारण, यदि एक प्लेट के एक सरफेस पे ही चार्ज हुआ तो। यदि दोनों तरफ चार्ज है सरफेस पे प्लेट के, यूनिफॉर्मली चार्ज है, इनफाइनाइट प्लेट है, तो ई लिखते हैं सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। यहां पर बी से ही आ जाता है एक आइडिया सी। नियर एनी चार्ज कंडक्टिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक, मतलब इक्विलिब्रियम में सरफेस, E equals to sigma by epsilon naught, and directed normally to the surface. यदि कोई कंडक्टिंग चार्ज सरफेस है, उसके जस्ट बगल में यदि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड हमसे पूछता है, हम लोग सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट कह देते हैं। जहां भी कंडक्टिंग वर्ड आया है, ऊपर बी में भी कंडक्टिंग प्लेट है, मेटालिक कहने का मतलब कंडक्टिंग। तो मेटालिक वर्ड पसंद ना आए तो उसको कंडक्टिंग भी कर सकते हो। कंडक्टिंग एंड इनफाइनाइट। क्या पेज चेंज करूं?
क्या पेज चेंज करूं? Yes. यहां एक इंपॉर्टेंट जो ग्राफ दिख रहे हैं उन्हें देखिए। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का यदि आप ग्राफ देखेंगे आर के साथ, तो ये जैसे जैसे दूर हटेंगे चार्ज से वो कम होता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। डायरेक्शन चूंकि राइट साइड को पॉजिटिव माना तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से शुरू किया। और लेफ्ट साइड यदि चार्ज रखते तो उसी वही कहानी लेफ्ट के डायरेक्शन में होता, तो नेगेटिव से ये इलेक्ट्रिक फील्ड को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो। क्या कह रहे हो? ई आर स्क्वायर इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो रेक्टेंगुलर हो हाइपरबोला का भाई भतीजा कोई बनेगा। क्या ये ई आर ग्राफ पॉइंट चार्ज का समझ में आया? अरे पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट होता था एक, और एक होता था पीवी टू दी पावर गामा कांस्टेंट। दोनों तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ही भाई भतीजा था ना, एक में स्लोप ज्यादा एक में स्लोप कम। याद आया या नहीं? थर्मोडायनामिक्स। तो यहाँ चेक करो, यदि ई आर ग्राफ बना रहे हो तो ई आर ग्राफ में क्या दिख रहा है? क्या इस जगह ये नहीं दिखेगा ई आर स्क्वायर इक्वल्स टू के क्यू इक्वल्स टू कांस्टेंट? ये आपके पास वाई एक्स स्क्वायर क्या आ गया? कांस्टेंट। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का भाई भतीजा वाई एक्स स्क्वायर कांस्टेंट। एक्स बढ़ता जाएगा वाई घटता जाएगा, और वो दूसरी तरफ भी। और यदि यहां देखते हैं तो इस जगह क्या होने वाला है? वी आर इक्वल्स टू के क्यू इक्वल्स टू कांस्टेंट। यहाँ तो भाई भतीजा नहीं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही बन जाएगा, और इसमें प्लस माइनस तो होता ही नहीं है। मतलब प्लस माइनस भी तो जरूर होता है, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज होगा तो चाहे लेफ्ट में जाए या राइट में जाए दोनों जगह पॉजिटिव ही मिलेगा। तो ये इधर भी ऐसे बनाओगे और लेफ्ट साइड भी जाओगे तो पॉजिटिव ही भी दिखाओगे। इसमें नीचे नहीं आना है, दूसरी तरफ। आराम से देख लो, 2 मिनट टाइम लो। यहां मैं फिर से लिख दे रहा हूं ग्राफ्स टी आर एंड वी आर। पहला फॉर पॉइंट चार्ज, ध्यान से देखिएगा। दूसरा फॉर चार्ज सेल, यूनिफॉर्मली छुपा हुआ है चार्ज सेल। सेल होगा तो उसका तो रेडियस भी होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड भीतर पहले क्या होता था? 0। फिर अचानक से सरफेस पे कोई वैल्यू आता था और फिर घटने लगता था। भीतर होता था 0, नेगेटिव में ये शुरू होगा और फिर ये घटता जाएगा। वी आर ग्राफ सेंटर से सरफेस आर तक ये कांस्टेंट है और उसके बाद घटता जाता है।
क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज होगा तो पॉजिटिव ही होगा, तो दोनों तरफ पॉजिटिव ही रखेंगे, ऊपर भी जाएगा तो लेफ्ट भी राइट भी। तीसरा आ जाता है फॉर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, चार्ज है रो कूलम पर मीटर क्यूब, इससे पता चल गया भीतर भी चार्ज बैठा हुआ है। नॉन यूनिफॉर्मली ये नॉन कंडक्टिंग कहा जाता है, तो मोस्ट प्रोबेबल है वो भीतर में ही हर एक जगह चार्ज रखने की बात करने की सोच रहा होगा एग्जाम में, तो उसमें ज्यादा कंफ्यूज मत होना, मान लेना वो भीतर हर एक जगह चार्ज है। और कूलम पर मीटर क्यूब से स्पष्ट भी हो गया। सेंटर से सरफेस तक बढ़ता गया था इलेक्ट्रिक फील्ड, आर के प्रोपोर्शनल था, और फिर घटने लगा आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने के कारण। और ये दूसरी तरफ भी ऐसे ही देख सकते हो। भी की बात करते हैं तो ये ट्रिकी है। सेंटर पे सबसे ज्यादा होता है वी सेंटर 3/2 KQ/R, और सरफेस पे फिर कम हो जाता है वी सरफेस KQ/R। तो ये ऐसे आएगा और फिर ये ऐसे घटता चला जाएगा। ये कुछ कॉमन कर्व हैं, इसमें या तो थोड़ा समझ के बनाओ या बिना समझे भी याद रखो, क्योंकि 4 डायग्राम दे देगा, तुम्हें एक चुनना होगा। जो कर्व आपको लगे कि सर ये मुझे थोड़ा आराम से और एक बार समझाओ, तो घर पे पहले एनालाइज कर लो और अगले टर्न पे फिर मुझसे कहो, मैं फिर से ये सारे बारी बारी से एक एक को आपको समझाऊंगा। पेज चेंज करूं? Yes. फोर्थ चार्ज रिंग, इनके एक्सिस पे देखना क्या होता है। सेंटर पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0, और इनफाइनाइट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0। तो बीच में कहीं मैक्सिमम होगा और फिर ये घटता चला जाएगा। तो मैक्सिमम जो होता है, ये मैक्सिमम मिनिमा से हम देखते हैं +R/√2 पे -R/√2 पे। ई का फॉर्मूला क्या था? KQX/R² + X² टू द पावर 3/2। ई एट सेंटर X 0 होने के कारण 0 हो गया। ई एट इनफाइनाइट फिर से 0 हो गया, क्योंकि कोई इंटरेक्शन नहीं रहेगा। और ई मैक्सिमम बीच में कहीं है, जहां DE/dx 0 हो जाए, उससे x का वैल्यू निकल के चला आता है +-R/√2। v के लिए क्या फॉर्मूला लिखा करते थे, कुछ रिकॉल करो। KQ/√R² + X²। तो क्या सेंटर पे 0 होगा? सेंटर पे x 0 कर दोगे तो 0 तो होना नहीं है। v एट सेंटर KQ/R,
फिक्स है, v एट इनफाइनाइट 0, क्योंकि कोई इंटरेक्शन नहीं रहेगा। इनका जब आप ग्राफ बनाएंगे ऐसे, मैक्सिमम ये सेंटर पे ही होता है और आगे फिर कम ही होता जाता है, इनफाइनाइट पे 0 हो जाता है। आपने v के ग्राफ देख लिए, e के ग्राफ देख लिए, किनके लिए ये था? रिंग के लिए, चार्ज रिंग। मैक्सिमम कहाँ है वो भी पता चला। कॉमन ग्राफ है, क्या मैं ये मान के चलूं कि ये भी ग्राफ नोट कर लिया? तो आप यदि इन फॉर्मूलों को और ग्राफ को याद रखते हैं तो बहुत से क्वेश्चन आपके बड़े आराम से बन जाएंगे। अभी यहीं रखते हैं, कल के लेक्चर में इन फॉर्मूले को यदि आप याद कर लेते हैं तो कुछ क्वेश्चंस देख सकते हैं उस पे, और कोशिश करिए आज ही इन फॉर्मूलों को याद कर लें, क्योंकि यदि यहाँ याद करेंगे तो मैं बार बार कह रहा हूं ग्रेविटेशन में भी ये आपको हेल्प करेगा। और अगले टर्न पे डाइपोल देखते हैं। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू। Thank you. शाम में वेव का क्लास रहेगा, ध्यान रखिए, Yes, sir. 5 o'clock से।